हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे और पिछली क्लास में हम लोग प्रस्तावना लगभग समाप्त कर चुके हैं। केवल कुछ प्रमुख वर्ड देखने, ठीक है, उनकी मीन्स देखनी है कि उनका मतलब क्या है, और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखी है, इसे अभी हटा देंगे। ठीक, क्या देखा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं फिलहाल, इसे कोई इसमें नया नहीं, इसे हटा देते हैं। देखो, इसमें क्या था, हमने बताया था आपको इसके चार तत्व हैं। ठीक, चार तत्व कौन कौन से बताए थे। ठीक, एक तो इसकी प्रकृति। ठीक, दूसरा क्या बताया था कि स्रोत, स्रोत मतलब अधिकार का स्रोत, और उद्देश्य और लागू होने की तिथि। ठीक, और इसमें क्या था कि हमको कुछ शब्द देखने प्रमुख प्रमुख, तो हम इसे यहाँ से नीचे से हटा दें। जो शब्द देखने वो शब्द यहाँ हम छोड़ देंगे आपके लिए। ठीक, चलो देखो, उद्देश्य क्या बताए थे। उद्देश्य क्या बताए थे, इसके अनुसार न्याय, समता। ठीक, प्रस्तावना के अनुसार न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, और क्या था कि इसकी प्रकृति कैसी, प्रकृति मतलब प्रकृति की बात मतलब नेचर। ठीक, क्या बताया था कि सामाजिक, धार्मिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसने कहा था, किसने ऐसा बोला था, ये ने पालकीवाला ने। ठीक, ये ने पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक, पिछली क्लास में पूरी डिटेल से बता चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं हल्का हल्का। और क्या बताया था, और बताया था, हाँ, प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में जोड़ी, तो अमेरिका ने। ठीक है, और क्या बताया था, और रिकॉल करो। ठीक है, और बताया था कि जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक, और अखंडता, ये तीन वर्ड जो हैं, ये 1976 में 42वें, ठीक, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, में संशोधन करके जोड़े गए। ठीक, संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, कौन कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक, बाकी अगर वही रिपीट करेंगे तो वही क्लास हो जाएगी, तो कोई फायदा नहीं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इन्हीं पे हमको चर्चा करनी है। फिलहाल हम दो पे कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ कर लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इसे हटाइए। ठीक, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे तीन वर्ड 42 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, तीन वर्ड कौन कौन से जोड़े गए, तो कौन कौन से जोड़े गए, एक तो जोड़ा गया समाजवादी। ठीक, एक समाजवादी जोड़ा गया, दूसरा जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, तीसरा कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता। कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता। ठीक, तीन वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है, इंदिरा जी। ठीक, कौन था, इंदिरा गांधी। ठीक, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी। ठीक, जब ये जोड़े गए 1976 में, तो प्राइम मिनिस्टर कौन था, इंदिरा गांधी, और उस समय इमरजेंसी लगी थी देश में। ठीक है, आपातकाल लगा था उस समय। क्या था, यहाँ देखिएगा इधर। ठीक, उस समय आपातकाल लगा था देश में। ठीक, आपातकाल के समय अगर पूछ दे कि आपातकाल के समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था,
तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 42वां। तो कौन सा हुआ था? 42वां। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी, मतलब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। ठीक। तो अब हम लोग इन पे विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके बाद देखेंगे भारत का संघ और राज्य क्षेत्र, एक नया चैप्टर है उसके बारे में। मतलब आज से आपको आर्टिकल पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ से हटा दें, एक एक वर्ड देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समाजवाद। ठीक, क्या देखेंगे? पहले इंक डालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा वर्ड देखेंगे? समाजवाद। ठीक, कुछ प्रमुख वर्डों की चर्चा करनी जो आपके एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं समाजवाद। एक मिनट, बस थोड़ा करेंगे। समाजवाद, क्या देख रहे हैं? समाजवाद देख रहे हैं। तो यहाँ से भी थोड़ा हटाते हैं। ठीक, तो समाजवाद पे हमको आखिर ऐसा क्या था? ठीक, पहले तो क्वेश्चन ये आना चाहिए दिमाग में कि जब संविधान बना तब ये वर्ड क्यों नहीं जोड़े गए? क्योंकि तब भी हम समाजवाद से परिचित थे, तब भी हम धर्मनिरपेक्ष से परिचित थे। और हमारा कहा जाता है कि हमारा संविधान, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। जब से 1950 से संविधान लागू हुआ तब से ये बोला जा रहा, इवन संविधान बना कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1976, मतलब 26-27 साल कोई परवाह ही नहीं थी किसी को। ठीक, इसके बाद जोड़ा गया। तो इसके पीछे क्या कारण है ये जानना जरूरी है आपको। ठीक है, तो इससे चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि कौन सा देखेंगे वर्ड? समाजवाद। समाजवाद, तो देखो क्या है कि समाजवाद की अवधारणा विश्व में, देखो पहले इसे समझ लेते हैं बाद में यहाँ समझते हैं। देखो समाजवाद को न जोड़ने का कारण संविधान में उस समय ऐसा था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक, आज़ाद हुआ तो हमारे देश की खासकर आर्थिक पोजीशन बहुत ज़्यादा दयनीय थी। ठीक, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इससे क्या था, ये उस समय का जो समाजवाद है, ठीक, जो विश्व में उस समय का जो समाजवाद था, उसमें क्या था कि उससे उसको अगर लागू करता इंडिया तो भारत की जो आर्थिक नीति थी, ठीक, वो ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। दिक्कत क्या थी? ऐसा क्या था कि समाजवाद से आर्थिक नीति प्रभावित हो रही थी। हाँ बिल्कुल। देखो, अगर आप देखेंगे यूएसएसआर, जो आज रसिया है, ठीक, उसका समाजवाद, या 1985 से पहले चीन, ठीक, तो इनमें क्या था, इसमें क्या था कि यहाँ का इनका जो समाजवाद था, उसमें समाजवाद में क्या था कि जैसे कि मान लो कुछ भी हो, कोई भी उत्पादन प्रणाली हो, ठीक, या उत्पादन इकाई हो, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, या कोई कारखाना है, वो सब सरकार का होता था। मतलब वहाँ उस पर सरकार का एकाधिकार होता था और ना कि किसी निजी व्यक्ति का। तो ऐसे कह सकते हो कि जो वहाँ की इकोनॉमी है, ठीक, अर्थव्यवस्था है, ठीक, अर्थव्यवस्था में किसी भी निजी व्यक्ति का सहयोग, मतलब कि कंपनी या एक बड़ा, जैसे कि आज के दौर में नहीं था। सिर्फ सरकार के हाथों में सब कुछ था। कंपनी क्या उत्पादित होगा, क्या वितरण होगा, क्या, सब कुछ सरकार के हाथ में। तो निजी स्वामित्व की कमी थी। ठीक, लेकिन भारत एक ऐसी व्यवस्था डेवलप करना चाहता था जहाँ निजी स्वामित्व भी, निजी कंपनियां भी हों और सार्वजनिक कंपनियां, मतलब सरकार की कंपनियां भी हों। ठीक, सरकार की इकाई भी हो और निजी इकाई भी हो, दोनों चाहिए थी। तो इसीलिए उस समय की जो अवधारणा थी उससे भारत दूर चला गया। ठीक, उसने क्या किया, उस टाइम के समाजवाद को नहीं अपनाया। और इसीलिए नहीं अपनाया कि उसको डर था कि कहीं ये अगर अवधारणा या ये हो गया तो हम उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे जिस तरीके से जान होना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, विस्तार से समझते हैं। देखो, समाजवाद की दो अवधारणा है।
पहले यहाँ देखते हैं समाजवाद की दो अवधारणा है, नंबर 1 और नंबर 2। ठीक, समाजवाद की दो अवधारणा है। नंबर 1, इधर एक तरफ लिखते हैं क्या, इधर देखो लोकतांत्रिक समाजवाद भी इसे बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद भी बोलते हैं इधर वाले को। ठीक, और इधर वाले को समाजवाद, ये मार्क्सवादी समाजवाद कहते हैं इसको। ठीक, और इधर लिख लो गांधीवादी समाजवाद। ठीक, और जो भारत का समाजवाद हुआ था वो दोनों का मिला जुला रूप था। ठीक, तो ऐसा है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ सरकार के हाथ में है। ठीक, सब कुछ का मतलब जो भी उत्पादन प्रणाली इकाइयां हैं और वितरण इकाइयां, ठीक, जो भी है वो सब किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। ठीक, तो यहाँ क्या है, यहाँ सब सरकार के हाथ में, यहाँ निजी भागीदारी। ठीक, यहाँ क्या है, निजी भागीदारी या निजी इकाइयां, ठीक, नहीं है। यहाँ निजी इकाइयां नहीं है, समझ गए। इधर क्या है, इधर वाले में क्या है, इधर इसे लोकतांत्रिक समाजवाद लिख लेना। इधर क्या है कि इधर सरकार की भी इकाई है, ठीक, और निजी इकाई है। तो इधर दोनों है, शामिल है इधर, इसीलिए इसे अपने देश में क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। ठीक, क्या कहते हैं, मिश्रित। यहाँ क्या था, और ये सब सरकार के अधीन था, यहाँ सब सरकार का था, सब सरकार के हाथों में था इधर वाले समाजवाद में। तो इसे क्या कहते हैं, साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी, बड़ा लिखते हैं, साम्यवादी समाजवाद। ठीक, इसे क्या लिखते हैं, साम्यवादी समाजवाद। और इसे दूसरा क्या कहते हैं, इसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज्याश्रित समाजवाद। राज्य आश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें राज्य के आश्रित थी। ठीक, तो इधर ये ध्यान रखनी है, इधर जो है यूएसएसआर वाला जो समाजवाद है, ठीक, यूएसएसआर वाला जो समाजवाद है, उसमें क्या था कि समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, और उसे राज्याश्रित भी कहते। तो पूछ सकता है कि क्या कहते हैं, साम्यवादी कहते हैं या राज्याश्रित भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ सब कुछ सरकार का है, निजी बिल्कुल नहीं, निजी इकाइयां बिल्कुल नहीं। ठीक, यहाँ क्या था इस वाले समाजवाद में, जो अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ सरकार भी है और निजी भी है, दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक, तो यही कारण था जो उस समय जब 1947 में देश आजाद हुआ, जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय इन चीजों ये ज्यादा प्रभावित थी, ये अवधारणा ज्यादा आगे थी। ये अवधारणा तो मेरे थी ही नहीं, लोक थी। ठीक है, तो क्या था कि इसीलिए ये जो समाजवाद था, इससे भारत की परिस्थितियों के लिए बेहतर नहीं था। ठीक, तो क्योंकि हम सरकार के हाथों में भी कुछ चाहते थे, क्योंकि सरकार को भी पैसे की जरूरत थी, और हम मतलब लोगों का, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ठीक ठाक थी उस टाइम के हिसाब से भी, अगर अन्य देशों की तुलना करेंगे तब भी हमारे पास जनसंख्या ठीक ठाक थी। ठीक है, अगर उस टाइम से आज की तो बहुत ज्यादा, उस टाइम से तुलना करेंगे अन्य देशों तत्कालीन परिस्थितियों में, ठीक है, वैश्विक देशों से, तो क्या था उस टाइम, उस समय भी हमारे पास ठीक ठाक थी। तो हम निजी भागीदारी भी चाहते थे, क्योंकि हमारे पास मानव संसाधन ठीक ठाक था, लेकिन यहाँ निजी भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। तो इसीलिए कारण बस इतना था, इतनी बात समझाने के पीछे कि ये वाली जो अवधारणा थी, इससे बचने के लिए हमने, जब हमारा संविधान बना, ठीक, जब हमारी प्रस्तावना लिखी गई, तो उसमें क्या था, हमने समाजवादी शब्द को नहीं डाला। ठीक, सिर्फ यही कारण था, लेकिन धीरे धीरे हमने एक नया समाजवाद का प्रतिरूप बना दिया। ठीक है, एक हमने नई अवधारणा बना दी समाजवाद की, ये कह सकते हो ये भारत की खोज है। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर हमने कहा हाँ भाई अब हम यहाँ वर्ड जोड़ेंगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले, नोट डाउन करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक कैमरा चेक करते हैं। आई होप समझ गए होंगे सब लोग समाजवाद। ठीक, बताएं, देखो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे धर्मनिरपेक्ष। हालांकि पिछली क्लास में धर्मनिरपेक्ष ही बताया है, लेकिन क्या जाता थोड़ा और पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारी अवधारणा है,
धर्मनिरपेक्ष के अलावा जो हमारी अवधारणा है वो भी मजबूत होगी। ठीक, तो सीधे डालते हैं। धर्मनिरपेक्ष, क्या डालते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ठीक, देखो धर्मनिरपेक्ष क्या था, धर्मनिरपेक्ष को क्यों नहीं अपनाया गया? उस समय भी कुछ ऐसा ही था। उस समय क्या था कि धर्मनिरपेक्ष, अगर आप मान देखेंगे, क्योंकि हम एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, कहते हैं सब लोग कि हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं है। लेकिन इसकी दो अवधारणाएं हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक, एक क्या है, एक नकारात्मक मान लो, इधर इधर सकारात्मक। और उसमें क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जो पश्चिमी देश हैं, ठीक, जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, इधर जब जाएंगे, खासकर यूरोपीय कंट्री, ठीक, जब पश्चिमी हम लोग कहते हैं तो खासकर यूरोपीय कंट्री को हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी देश हैं वहाँ धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा नकारात्मक है और भारत में सकारात्मक है। तो दो अवधारणाएं हमको पता चली, एक नकारात्मक, ठीक, जो पश्चिमी देशों में, एक सकारात्मक। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पश्चिमी देशों की अवधारणा है वो देश और मतलब जो राज्य है, देश मतलब देश को ही राज्य कहते हैं। ठीक, यहाँ का राज्य जो अपना है वो अलग है, अगर आप संविधान में जिस राज्य की परिभाषा पढ़ेंगे वो अलग है। ठीक है, तो वहाँ राज्य का या सरकार का धर्म से कोई लेना देना नहीं, धर्म के साथ कुछ भी, धर्म कुछ भी करे, सरकार और धर्म के बीच एक दीवार खड़ी है। ठीक, उन्हें धर्म और सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आपस में उनका कोई संबंध नहीं है, वो एक दूसरे से अननोन है, नहीं जानते हैं कौन क्या है। ठीक, लेकिन भारत में क्या है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश तो है, ये सच बात है, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष के साथ एक अलग अपनी अवधारणा लेके चलता है। उसका कहना है कि हमारे लिए सभी धर्म समान है और हम सभी धर्मों को समान वरीयता मतलब समान समानता के साथ सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ठीक, सबको समान समर्थन प्राप्त है। जिस तरीके से जिस परिस्थिति में किसी धर्म को अगर राज्य की जरूरत होगी और राज्य को लगेगा कि इसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए, या ये इसे किसी तरीके की हमारी जरूरत है, तो राज्य उसके साथ आएगा। और अगर कोई धर्म कुछ गलत करेगा तो राज्य उस हिसाब से भी उसे ट्रीट करेगा कि आप ये कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष होने के साथ साथ अगर कहें दें तो बहुधर्मवादी हैं। ठीक, सारे धर्मों को मानते हैं, जितने धर्म है सबकी इज्जत करते हैं। ठीक है, तो हम धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ क्या है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष हम सभी समूह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं। ठीक, समानता का सिद्धांत, समझ गए? तो इसीलिए क्या है कि उस वहाँ की अवधारणा अलग है, यहाँ की अलग है। एक मिनट, तो शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ की धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा? ठीक, देखो यहाँ भी दो अवधारणा है, यहाँ भी दो अवधारणा है, एक भारत और एक पश्चिमी देश, एक पश्चिमी देश में। ठीक, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ सकारात्मक है, यहाँ क्या है, सकारात्मक, और यहाँ क्या है, नकारात्मक। यहाँ क्या है, नकारात्मक। तो ये नकारात्मक सकारात्मक क्या है तो बता चुके हैं। ठीक, यहाँ क्या है कि सभी धर्म समान है। भारत में क्या है, सभी राज्य के लिए, सरकार के लिए सभी धर्म समान है, ये सभी धर्म को समान समर्थन प्राप्त है। ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है,
यहाँ लिख लो सरकार या राज्य का लिखेंगे, ठीक, राज्य का, ठीक, राज्य का धर्म से, ठीक, वहां धर्म का मतलब चर्च होता है, मोस्टली वही होता है, वो चर्च ही समझा जाता है। राज्य का धर्म से पूरी पूर्ण तरीके से धर्म से पूर्ण तरीके से अलगाव, या पूर्ण तरीके से एक दूसरे से अलग है, ठीक, पूर्ण तरीके से एक दूसरे से अलग है, ठीक, बस इतना लिखना है। और ये कब जोड़ा गया, ठीक, यहाँ 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो क्या लिखना, सकारात्मक है, सभी धर्म समान है, ठीक, नकारात्मक, राज्य धर्म, ठीक, राज्य का धर्म से पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग है, ठीक? राज्य धर्म, ठीक, यहाँ थोड़ा राज्य का धर्म से पूर्ण रूप से क्या, पूर्ण रूप से अलग या पूर्ण रूप से अलगाव लिख लेना, ठीक। यहाँ पे वैसे ऊपर से ऐसे लिखा था कि अलगाव लिखेंगे, लेकिन यहाँ आके चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ भी लिख लेना, लेकिन समझ गए होगे क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, तो थोड़ा आगे चलते हैं। देखो, अब एक वर्ड अखंडता जोड़ा गया, ठीक, वो भारत मतलब कि उस समय बहुत बवाल चल रहा था 1976 में, ठीक, तो वही कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, ठीक है, समझ गए होंगे, अखंडता का मतलब सब जानते होंगे, ठीक। तो यहाँ से अब जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, कौन कौन से, देखो, जब लिखना या कहीं लिखा हो, ठीक, लिखना या कहीं लिखा हो, प्रस्तावना लिखी हो, तो ये जो वर्ड है इन पे 20 42 लिख दो, और एक पे लिख दो 1976, ये इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक। इससे क्या होगा कि सारी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी, अगर ढंग से एक बार आपने पढ़ी है तो इससे क्या होगा, सारी कहानी आ जाएगी, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, हटाते हैं, और हम रहे हुए वर्डों को जरा देखते हैं। तो जैसे कि मान लो लोकतंत्र है, यहाँ लोकतांत्रिक वर्ड है, तो लोकतंत्र को भी देख लेते हैं थोड़ा उड़ते उड़ते, ठीक, लोकतंत्र, ठीक, लोकतंत्र में क्या, देखो, लोकतंत्र भी दो प्रकार का है, लोकतंत्र दो प्रकार का है, एक है प्रत्यक्ष, एक क्या है, एक है प्रत्यक्ष, ध्यान रखना, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष, क्या, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहाँ है, प्रत्यक्ष है स्विट्जरलैंड, अगर लिखना है तो लिख लेना, प्रत्यक्ष कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक, अप्रत्यक्ष कहाँ, अपने भारत में। अब थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे लोग कि अरे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हाँ भाई, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 5 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रत्यावर्तन, एक क्या होता है, प्रत्यावर्तन, ठीक, और एक होता है परिप्रेक्षा, ठीक, परि, ठीक, ठीक, और एक होता है, क्या होता है, एक पहल होती है, ठीक, और एक मिनट, यहाँ पहल हो गई, और जनमत संग्रह होगा, एक जनमत संग्रह हो गया, ठीक, एक जनमत संग्रह हो गया, और क्या हो गया, एक हो गया प्रत्यावर्तन, हो गया पहल हो गए, ठीक, इनिशिएटिव हो गया, और जनमत संग्रह हो गया, टोटल 5 होते हैं, और हो गया रिकॉल हो गया, ठीक, रिकॉल मतलब वापस बुलाना, हिंदी में लिखेंगे वापस बुलाना,
वापस बुलाना, प्रत्यावर्तन पहल, जनमत संग्रह, रिकॉल वापस बुलाना, ठीक, एक है परिप्रेक्षा। क्या है? परिप्रेक्षा, ठीक, एक है परिप्रेक्षा। तो हम लोग ये भारत में क्या है, भारत में क्या है, ठीक। शिवम, देखो यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ नीचे दिख रहा है, यहाँ हाँ। ठीक, तुम 5 याद रखेंगे, प्रत्यावर्तन पहल, जनमत संग्रह, वापस बुलाना, परिप्रेक्षा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो देखो भारत में क्या होता है कि एक प्रतिनिधि होता है, ठीक, प्रतिनिधि प्रणाली होती है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष दो तरीके का होता है, प्रत्यक्ष दो तरीके का होता है, एक तो ध्यान रखेंगे संसदीय व्यवस्था वाला, ठीक, और एक अध्यक्ष वाला। एक क्या देखेंगे, एक अध्यक्ष वाला मतलब कि राष्ट्रपति, ठीक। तो एक हो गया अध्यक्षीय प्रणाली वाला और एक हो गया संसदीय व्यवस्था वाला। तो संसदीय व्यवस्था वाला आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ब्रिटेन और भारत में देखने को मिल जाएगा। अप्रत्यक्ष वाला आपको यूएसए में, अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनने के बाद अपना भेजते हैं कहाँ, कहाँ भेजते हैं, संसद में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं। वो अपना फिर एक अपने दल का नेता चुनता है, ठीक है, वही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक समय सीमा तक रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कभी भी वो, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। यहाँ क्या है, वो एक समय तक रहता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और स्विट्जरलैंड में कौन सा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। उसमें 5 कारण, प्रत्यावर्तन पहल, जनमत संग्रह, वापस बुलाना और परिप्रेक्षा। यहाँ क्या, भारत में दो अप्रत्यक्ष दो तरीके का होता है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय प्रणाली, मतलब राष्ट्रपति वाला देश। यहाँ यूएसए हो गया एक तरफ क्या हो गया, अपना भारत हो गया। भारत ये दूसरा अगर देखेंगे विश्व में, तो मोस्टली हम लोग ब्रिटेन के एग्जाम्पल को उठाते हैं क्योंकि वहीं से लिया गया है, ठीक है। तो लोकतंत्र हो गया, इसे भी हटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे गणतंत्र, ठीक, या गणराज्य, ठीक। अब यहाँ पर डाल दो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे खास, और आपको भी लगेगा, ठीक है। गणतंत्र थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, गणतंत्र, थोड़ा गणतंत्र समझना बेहद जरूरी है। गणतंत्र में क्या होता है कि गणतंत्र ऐसे आप देखेंगे, हाँ, गणतंत्र से ऊपर थोड़ा और चलेंगे, एक मिनट। गणतंत्र इक्वल किसके, सबसे पहले लिखते हैं लोकतंत्र, समझेंगे गणतंत्र को, लेकिन यहाँ ऊपर लिखना पड़ेगा लोकतंत्र, ठीक। समझ किसको रहे, गणतंत्र को, ध्यान रखना। और गणतंत्र एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, इसके इक्वल जो व्यवस्था है उससे कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ हमने, यहाँ लिखेंगे गणतंत्र, ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, गणतंत्र, क्योंकि आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, तो गणतंत्र तुलना भी तुरंत करेंगे। और यहाँ लिखेंगे राजतंत्र। ओहो, अब आप लोगों की खोपड़ी सनकी होगी कि ये इसके इक्वल कैसे हो गया, या इसकी तुलना इससे कैसे हो गई। मेन तो यही है, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना भी इससे होती है, लेकिन इसकी तुलना यहाँ पे इससे इसलिए होगी क्योंकि ऐसा कुछ है, ठीक। तो ऊपर हो गया लोकतंत्र। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों को जो ये ग्राफ बनाया हमने, समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा कि क्या है, क्या है यहाँ पे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ, लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ गणतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ राजतांत्रिक व्यवस्था हो सकती है। तो राजतांत्रिक में तो अनुवंशवाद होता है, समझ में आ रहा होगा।
तो ये कैसे हो गया? फिर लोकतंत्र कैसे हुआ? लोकतंत्र में जो है राजतंत्र एक साथ कैसे दिख रहा है, ये थोड़ा बताएंगे। और यहाँ कैसे गणतंत्र कैसे, लेकिन यहाँ कुछ ये जो है यहाँ पे ये सिर्फ क्या है, इसे आभासी कह सकते हो, वास्तविक नहीं है। ये क्या है, ये जब देश वास्तविक नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी है आज भी, इसके साथ केवल एक फॉर्मेलिटी है। कुछ कुछ देशों में ऐसा हुआ कि राजा महाराजाओं को खुश रखने के लिए कि हाँ तुम ही हमारे देश के राजा हो, बस उनको एक मूर्ति स्टेचू की तरह यूज किया, मतलब कुछ नहीं है, खाली नाम मिलता है कि आप राजा हो बस। तो यहाँ क्या है, अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ होता है एक देश का मुखिया, किसी भी देश का एक मुखिया होता है, ठीक, किसी भी देश का मुखिया होता है। किसी भी देश का क्या होता है, एक मुखिया होता है। तो उसमें क्या है कि मुखिया, जो देश का मुखिया है, जो देश का मुखिया है, उसे क्या करना है कि अगर वो चुनकर आया है, अगर वो चुनकर आया है तब तो गणतंत्र उसे बोला जाएगा। अगर वो चुनकर नहीं आया, मतलब इस वाली सिचुएशन से, वंशवादी व्यवस्था से, तो राजतंत्र बोला जाएगा। तो इसीलिए अगर भारत में देखेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे भारत, यहाँ लिखो भारत, यहाँ हम लोग भारत को कंपेयर करेंगे और यहाँ ऊपर लिखो ब्रिटेन, ठीक, यहाँ क्या लिखो ब्रिटेन। बहुत गहरी बातें समझा रहा हूँ। तो ब्रिटेन में क्या है कि वहाँ आपने सुना होगा कि एलिजाबेथ फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, और ऐसे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फोर्थ, जॉर्ज द्वितीय। तो इसी तरीके से वहाँ क्या है कि ब्रिटेन में क्या है कि जब एक लोकतंत्र बन गया, चुनाव प्रणाली विकसित हो गई और इलेक्शन होने लगे, और जो देश को चलाने वाला जो सरकार का मुखिया है, ठीक, यहाँ क्या है, जो सरकार का मुखिया है, ठीक, सरकार का मुखिया। अब सरकार का मुखिया क्या है, ये तो चुनकर आता है, लोकतंत्र है, चुनकर आता है। तो सरकार का मुखिया, इसके पास वास्तविक शक्ति है, ठीक, इसके पास क्या है, सरकार के मुखिया के पास वास्तविक शक्ति है। जब सरकार का मुखिया चुनकर आने लगा, तो वहाँ के जो राजा थे पहले से, ठीक है, तो उनको एक पद तरीके से दे दिया जाता है कि आप जो है फिर से हमारे राजा। तो वहाँ क्या होता है कि जो उनका प्रमुख है, उनको प्रमुख ही बोला, प्रमुख वो मेन प्रमुख नहीं है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक, ऐसे समझिए, देश का अध्यक्ष या देश के प्रथम नागरिक। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर जब बुजुर्ग हो जाते हैं और वो हमारे घर की जो व्यवस्था है, मुखिया थे कभी, ठीक है, तो वो क्या होता है कि अब उनका नाम चलाने के लिए, या उनका जो सारे कभी कभी जो मेन फैसले होते हैं वो उनके नाम पर होते हैं, लेकिन लेने वाला कोई और होता है, फिर वास्तविक शक्ति धीरे धीरे किसी और के हाथ में हस्तांतरित हो जाती है, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है। जैसे मान लो कि बहुत, अगर वो जब तक रहते हैं, मोस्टली क्या होता है, जब तक मान लो रहते हैं अपने जीवन में, तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तब भी अगर जब शादी बारात का कार्ड आते हैं, मोस्टली एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या होता है, उन पे उन्हीं का नाम पड़ा होता है। हालांकि वो इस समय जो है उनके पास घर की बागडोर नहीं है, घर की बागडोर कोई और देख रहा है, लेकिन क्या है, जो भी समाज में कार्य होते हैं वो उनके नाम से होते हैं। सेम यहाँ स्थिति है कि सिर्फ इनका नाम यूज किया जाता है, खाली वो बता दिया जाता है, आप इनके पास वास्तविक शक्ति नहीं है। सरकार का मुखिया, देश चलाने वाला सरकार का मुखिया होता है, वही देश चलाता है, उसके पास वास्तविक शक्ति होती है। यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, ठीक, वहाँ तो राजा हो गया, ब्रिटेन में तो राजा हो गया, बहुत बुजुर्ग बुजुर्ग हो गया लेकिन समझ लेना, ब्रिटेन में राजा हो गया। यहाँ क्या हो गया, यहाँ राष्ट्रपति होता, भारत में राष्ट्रपति होता, ठीक, भारत में राष्ट्रपति होता। अब बताओ, क्या राष्ट्रपति के पास भारत में वास्तविक शक्ति है? नहीं है। लेकिन हमारा देश गणतंत्र इसलिए है, गणतंत्र इसलिए है, क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा देश का प्रमुख है, मुखिया है, वो चुनकर आया है, ठीक है। और यहाँ इनके पास जो, ब्रिटेन के पास जो इनका राजा है, जो मुखिया है, ठीक, इनका राजा मुखिया है, लेकिन वो चुनकर नहीं आया, ठीक। ब्रिटेन के पास मुखिया कौन है, राजा, लेकिन क्या वो चुनकर आया, नहीं आया, वो एक वंशवाद व्यवस्था से आया। किससे आया, वंशवादी व्यवस्था से, एक ही वंश से लगातार 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 आ रहा। तो इसीलिए ये यहाँ राष्ट्र लोकतंत्र के साथ यहाँ राजतंत्र हो गया,
और यहाँ लोकतंत्र के साथ गणतंत्र हो गया। ठीक, तो मेन जो मतलब है वो इस तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि इसे इससे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि मान लो पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो सरकार के जो आज सरकार का मुखिया है उस समय वो अपनी सरकार का मुखिया हुआ करता था, वो चुनकर नहीं आता था, वंशवादी व्यवस्था से था। तो यहाँ इससे भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे गणतंत्र को समझने के लिए, हमको बेहतर समझने के लिए हमको राजतंत्र से कंपेयर करना, तुलना करना जरूरी है, जिससे जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो हमारे दिमाग में फ्रेम करे हम, ठीक, एक मतलब फ्रेम बनाए। इसीलिए हमें लगता है समझ गए होगे, स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन लो। मीन्स थ्योरी रटने से अच्छा, थ्योरी रटने से कहीं बेहतर है चीज़ों को अच्छे से समझना। और हम कोशिश करेंगे कि इन पे एक अलग अलग वीडियो बनाएं। ये पूरा बोर्ड में सिर्फ इसी का ग्राफ बनाओ, ठीक, पूरा बोर्ड में समाजवाद का ग्राफ बना, पूरे बोर्ड में धर्मनिरपेक्ष का ग्राफ बना, और धीरे धीरे हम बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसे हटाते हैं। ठीक, तो क्या है कि हम लोगों ने मेन मेन वर्ड जो थे वो समझ लिए। अब अगर जैसे कि न्याय, न्याय हमारे यहाँ कितने तरीके के न्याय हैं हमने बात की थी, देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक। ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हैं ये कहाँ से लिए गए हैं तो लिख लेना, ठीक, लिख लेना सामाजिक, तो प्रस्तावना में सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक, और राजनीतिक न्याय, ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व, ठीक, रूसी क्रांति 1917 से लिए गए। कहाँ से लिए गए, 1917 से लिए गए, ठीक। क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व रूसी क्रांति 1917 से लिए गए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लेना, बहुत जरूरी है। प्रस्तावना में भी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं वो रूसी क्रांति 1917 से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिए ही है, देखो 3 तरीके के न्याय हैं, यहाँ देखो लिख रखा है, कुछ तो प्रस्तावना में दिया, ठीक। और अगर हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की, ठीक, तो अगर इनकी बात करेंगे, इन तत्वों को कहाँ से लिया गया है, इनको लिया गया फ्रांस की क्रांति से और 1789 से, ठीक, 1799, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन लो। चाहो उसे भी लिख लो, लिखाई देते हैं, जिससे आपकी टेंशन खत्म हो जाए। तो लिख लो, लिख लो हमारी प्रस्तावना में, हमारी प्रस्तावना में, ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को, ठीक, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789
1799 से लिए गए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। ठीक है, ज़्यादा आपको कोई बीपीएससी यूपीएससी और यूपीपीसीएस नहीं निकालना है। ठीक है, एसएससी वगैरह के लिए बहुत सफिशियंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रस्तावना में जब हम लोग समता की बात करते हैं तो मन में आ गया तो समता लिखते हैं, समता की बात करते हैं। तो अगर आ जाए क्वेश्चन की समता को प्रदर्शित करने के लिए 2 आर्टिकल संविधान में मोस्टली क्या, वैसे बहुत हैं, देखेंगे 14 से लेके 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ठीक, इन सब में अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, अवसर की समानता। ठीक, और यहाँ क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के समक्ष प्रक्रिया। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ अवसर की सबको समानता दी गई है 16 में, और 15 में क्या दिया गया है कि किसी वर्ग जाति पात धर्म वर्ग और रंग के रूप में किसी को जो है अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको, ये जो 4 आर्टिकल हैं ये होगा समता से रिलेटिव, और 2 ये तो मौलिक कर्तव्य के होगा फिलहाल, वो सॉरी मौलिक अधिकार के होगा। और अगर देखेंगे 325 और आर्टिकल देखेंगे 326, इनमें क्या है, 325 में क्या है कि वही धर्म जाति लिंग वर्ग के आधार पर किसी को भी जो मतदाता सूची है उसमें अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, जैसे जाति हो गई, धर्म हो गया, निवास हो गया, रंग हो गया, या किसी वर्ग के ठीक के आधार पर आपको मतदाता सूची में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यहाँ 326 में क्या है, 326 में क्या है, जिसे बोलते हैं विधानसभा। ठीक, एक विधानसभा और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें मत देने के लिए आपको अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। ये आपको इसके तहत आपको मत देने के लिए अधिकार मिलता है, इसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव आर्टिकल 326 के तहत। ठीक, तो ये हो गए 2 आर्टिकल। ठीक, इससे समता, हमारी समता, जो समता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना समाप्त, प्रस्तावना में कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमको 2-3 बातें और याद रखनी कि देखो, एक ये चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा रहा, इसके लिए राष्ट्रपति क्या नाम, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, उन्होंने 3 जजमेंट दिए 3 बार। एक तो मामला लिखो बेरूवाड़ी, बेरूवाड़ी मामला। ठीक, क्या हो गया, बेरूवाड़ी मामला 1960। ठीक, यहाँ क्या है, ये ऐसा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन है। ठीक, क्या है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक, तो बेरूवाड़ी मामला 1960 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यहाँ। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो 1960 हो गया। एक लिखेंगे केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती मामला। ठीक, ये है 1973 का, ये कब का है, 1973 का। ठीक, और एक हो गया LIC ऑफ इंडिया। ठीक, LIC ऑफ इंडिया का मामला, LIC ऑफ इंडिया मामला। ठीक, ये है 1995। ठीक, ये 3 बार जो है 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। क्या दिया, बेरूवाड़ी संघ मामले में, यहाँ लिख लेना संघ। ठीक, बेरूवाड़ी मामला लिखा, बेरूवाड़ी संघ मामले में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है, ठीक, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान से अलग है, संविधान के अंदर नहीं है। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 में, लेकिन अपने ही फैसले को केशवानंद भारती मामले में क्या बोला
कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक। फिर क्या हुआ? LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में फिर अपने पुराने जजमेंट को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, ठीक इस वाले मतलब पुराने, इससे पुराने, कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो हमारे पास क्या है? पहले में 1960 में नहीं, बेरुवाड़ी संघ मामला, उसके बाद केशवानंद भारती मामला और LIC ऑफ इंडिया मामला में है। ठीक। तो हमको दो चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। और कुछ यार बताना चाहते थे दिमाग में? ठीक। वो व्हाइट बोर्ड, इसीलिए स्मार्ट बोर्ड ज़्यादा आजकल कामयाब, क्योंकि आपको कोई पॉइंट भूलते नहीं है, क्या बताना है कि नहीं बताना। PDF पहले से तैयार होती तो पढ़ाने में भी बहुत आसानी रहती। ठीक है। तो हमको क्या मिला? जो बेरुवाड़ी संघ मामला 1960, केशवानंद भारती मामला 1973 और LIC ऑफ इंडिया मामला 1995। ये 3 मामले ऐसे हो गए जिनसे हमको पता चलता है कि संविधान प्रस्तावना का भाग है या नहीं। ठीक, स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, बताना ये चाहते थे कि जैसे कि मान लो यहाँ हुआ एक बार, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात नहीं कही, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। हमारा क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल, संविधान के किस आर्टिकल के तहत, संविधान के किस आर्टिकल के तहत अपने ही जो जजमेंट होता है, अपने ही फैसले का पुनर्विलोकन या जो है कब पलटती है, ठीक, या समीक्षा कब करती है, अपने फैसले की ही समीक्षा किस आर्टिकल के तहत करती है। ठीक, अगर ये तो आप बताएं, और नहीं पता है तो लिख लो आर्टिकल 137। ठीक, आर्टिकल 137 के तहत संविधान अपने ही फैसले को क्या करती है? का रिव्यू करती है। ठीक, अपने ही फैसले का रिव्यू करती है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम देखते हैं। देखो, प्रस्तावना में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ाने वाले, इससे ज़्यादा कुछ आने नहीं है। कुछ भी कहीं ढूंढ ढूंढ जाते, पूरी पूरी एक क्लास हो गई, पिछली क्लास हो गई, ये क्लास हो गई, तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बताना। ठीक, इससे ज़्यादा आने वाला नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके अलावा है भी नहीं कुछ। अब नया चैप्टर हम लोग डालेंगे, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, कौन सा डालेंगे? संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। संघ और इसका राज्य क्षेत्र। ठीक, ये तो आज से आपको आर्टिकल पढ़ना शुरू। पहले यहाँ यहाँ हम लोग बात करेंगे। देखो, भाग 1, संविधान का भाग 1, संविधान का भाग 1 के अंतर्गत, ठीक, आर्टिकल 1 से 4, आर्टिकल 1 से 4, ठीक, में क्या है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। तो क्या भाग 1, पहली बात तो हमको यहीं से पता चल गया। एक तो संविधान का भाग पहले, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि इसके संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है, तो कहाँ? भाग 1 में। या तो इस तरीके से पूछेंगे कि भाग 1 में क्या है। ठीक है, आर्टिकल 1 से 4। ठीक, और अनुसूची 1, अनुसूची की बात करेंगे तो अनु नहीं लिखते हैं। ठीक, अनुसूची फर्स्ट जो है वो कहाँ से जुड़ी? वो इसके राज्य क्षेत्र और इसके विस्तार से, ठीक, इसके राज्यों के नाम, राज्यों के क्षेत्र और उनके विस्तार से जुड़ी हुई है। ठीक, एक मिनट।
अनुसूची एक कहाँ से जुड़ी, देख लो, राज्यों एवं संघ राज्यों के नाम एवं इनके विस्तार क्षेत्र से जुड़ी है। अनुसूची एक राज्य एवं संघ राज्यों के नाम एवं इनके विस्तार क्षेत्र से जुड़ी है। तो हमको यहाँ से मोटी मोटी 3 बातें पता चली। एक तो संविधान के भाग 1 में, ठीक, 1 से 4 तक संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई। ठीक, अनुसूची 1 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं इनके विस्तार से जुड़ी हुई है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगर संविधान का आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1, ठीक, तो उसमें क्या बोला गया है कि भारत यानी इंडिया, ठीक, उसमें सीधे सीधे क्या लिखा है, लिखा है भारत यानी इंडिया। ठीक, क्या लिखा, भारत यानी इंडिया। ठीक है, और उसमें क्या बोला गया है कि देखो, और इसमें क्या बोला गया, एक मिनट, सही लिखा है लेकिन आगे पीछे है। देखो, इंडिया इंडिया यानी भारत। ठीक, भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया यानी भारत, ठीक, राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ है। ठीक, ये इससे 2 बातें निर्धारित होती हैं आर्टिकल पहले से। क्या होता है, एक तो नंबर 1 नाम, नंबर 1 नाम, नाम क्या है, 2 हो गया, इंडिया यानी भारत। दूसरी राज्य पद्धति, ठीक, राज्य पद्धति, 2 बातें निर्धारित होती हैं। 2 बातें कौन सी निर्धारित होती है, नाम और राज्य पद्धति। देखो यहाँ क्या है कि राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, इसका मतलब साफ साफ संविधान में ये लिखा गया है कि राज्य जो हैं वो, जो संघ है, जो देश है, जो संघ है, ठीक, जो संघ है वो राज्यों से मिलकर या राज्यों के समूह से मिलकर या राज्यों से जोड़कर कोई समझौता नहीं है। राज्य संघ जो है वो खुद अपना अस्तित्व है संघ का, और प्रशासन के लिए जो एक देश या संघ को राज्यों में बांटा गया है। ठीक, इसीलिए राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या है, राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। राज्यों को देश की प्रशासनिक सुविधा के लिए, जो देश को है, देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। सरकार जब चाहे किसी राज्य को समाप्त कर सकती है, किसी राज्य को बना सकती है, वो भी आपको बता दे साधारण बहुमत से। ठीक, आपने अभी लेटेस्ट देखा होगा जेके, ठीक, जेके 2 बना दिए गए। ठीक, या दादर नागर हवेली और दमन दीव देख लो। ठीक, ये थोड़ा विवादित मामला था तो ज्यादा हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 बातें क्या हो गया कि राज्य जो है, देश जो हमारा संघ है वो राज्यों का कोई समझौता नहीं है, जैसे कि अमेरिका का हो गया। और क्या है कि जो हमने तरह तरह के जो राज्य बना रखे हैं बहुत सारे, ये सिर्फ इसलिए बांटे हैं कि प्रशासनिक सुविधा सही से चले, देश की जनता को कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, इसलिए तो क्या हुआ, हमको समझ में आ गई 2 बातें। और हमको तीसरी बात क्या ध्यान रखनी, जैसे हम लोग कहते हैं कि विभक्त इंडिया को क्या कहते हैं, विभक्त राज्यों
का अविभाज्य या अविभक्त, अवि अविभाज्य या अविभक्त, विभक्त राज्यों का अविभाज्य राज्य। तो इससे क्या है कि हमको एक बात समझ में आती है कि इसको अगर हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग रट्टा नहीं मार रहे हैं, तो विभक्त राज्य मतलब राज्य बटे हुए हैं, लेकिन क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य राज्य मतलब जो विभक्त राज्य हैं, तरह तरह के राज्य हैं, वो एक अविभाज्य राज्य का हिस्सा है, जो एक विभाज्य नहीं हो सकता। ठीक। लेकिन यही अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वहां क्या लिया गया, वहां बोला गया अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य देश, यहाँ भी देश कर लो चाहो। ठीक। तो इससे क्या हुआ, ये अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्य अलग अलग है, उनका एक अस्तित्व है। ठीक। अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य देश, लेकिन वहां भी अविभाज्य है। ये कभी मत सोचना कि अमेरिका के जो देश हैं, अमेरिका के जो राज्य हैं, उनको अपने देश से अलग होने का अधिकार है, कतई नहीं, बिल्कुल अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हालांकि समझौता है, कुछ भी हो, लेकिन उनको अपने देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस सेंटेंस में साफ साफ पता चलना, अविभाज्य देश मतलब आप अलग नहीं हो सकते हो, आप उनके देश के टुकड़े हो। तो यहाँ भी यही है। ठीक है। तो आर्टिकल एक कल फिर से समझाएंगे और एक ठीक ठाक ढंग से समझाएंगे, हमें लगता है समझाया यहाँ भी ठीक ठाक ढंग से है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल से हम लोग जो है आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और कल ये पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। 1 घंटे का चैप्टर होगा। 1 घंटे का इसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि 28 राज्य कैसे बने, राज्य बनने के पीछे की कहानी क्या है, ठीक, इन पे चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि, और पृष्ठभूमि से लेकर आज़ादी से लेकर और वर्तमान स्थिति तक आएंगे राज्यों की। तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि पूरा ये जो क्लिष्ट लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, संघ और इसका राज्य क्षेत्र, ये समझ में आने लगेगी, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।